प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दो हाई प्रोफाइल सीटें बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी की ओर से बुधनी से कार्तिकेय चौहान, रमाकांत भार्गव, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र चौहान का नाम चर्चा में है, तो विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है। वहीं कांग्रेस बुधनी से महेश राजपूत, यूथ कांग्रेस के अजय पटेल, पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल को टिकट दे सकती है। विजयपुर से 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान के नाम सामने आ रहे हैं। बता दें कि 13 नवंबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दो हाई प्रोफाइल सीटें बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से बुधनी से कार्तिकेय चौहान, रमाकांत भार्गव, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र चौहान का नाम चर्चा में है, तो विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है। कांग्रेस बुधनी से महेश राजपूत, यूथ कांग्रेस के अजय पटेल, पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल को टिकट दे सकती है। तो वहीं विजयपुर से 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान के नाम सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 13 नवंबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में दो सीटों का उपचुनाव है, बिगुल बज चुका है, हाई प्रोफाइल सीटें हैं दोनों। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें हैं, क्योंकि बुधनी की जो सीट है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है। लगातार वो यहां से चुनाव जीते और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विजयपुर में रामनिवास रावत जिन्होंने दल बदल किया है, बीजेपी में आ गए हैं। इससे पहले वो 6 बार कांग्रेस की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो वो मंत्री भी थे और मौजूदा समय में वो वन मंत्री भी है जब बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उन्होंने पाला बदल लिया है। मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, तो इस वजह से दोनों ही सीटें जो है वो दिग्गज नेताओं की रही है। विजयपुर से लगभग तय है कि अब रामनिवास रावत ही बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे टिकट पर। और वहीं अगर बात करें बुधनी की, तो वहां से अगर बीजेपी के नामों की आप फहरिस्त को देखें तो कार्तिकेय चौहान बड़ा नाम, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। उसके बाद रमाकांत भार्गव जो यहां से सांसद रह चुके हैं, कुछ पूर्व विधायक और अन्य नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस बीते चुनावों में यहां पर मशक्कत करती रही है। अरुण यादव यहां से चुनाव लड़े जो पूर्व पीसीसी चीफ है। विक्रम मस्ताल यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, पिछला चुनाव लड़ा था, हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कोई नए और युवा चेहरे को मौका दे सकते हैं, इसलिए अजय पटेल का नाम भी यहां पर सामने आ रहा है। वहीं विजयपुर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास रावत वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन फिलहाल उन्होंने पाला बदल लिया है। कई कार्यकर्ता भी उनके साथ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो अब वहां पर नया चेहरा कौन होगा, कौन वहां के तमाम क्षेत्रीय सियासी जाति समीकरणों पर सेट हो सकता है और कांग्रेस को जीत दिला सकता है, ये एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। तो वहां पर भी कई नामों को लेकर मशक्कत चल रही है। साथ ही वासु, यहाँ पर नामों को लेकर तो मशक्कत हो ही रही है। हमने देखा है कि अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिए हैं चुनाव के मद्देनजर। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी दल बदल कराती है, धन बल का, बाहुबल का और प्रशासनिक जो ताकत है, चाहे पुलिस की हो, उसका इस्तेमाल करती है और इन सब से बीजेपी चुनाव जीतने का काम करती है। लगातार जिस तरीके के नतीजे आए हैं जो कांग्रेस के फेवर में नहीं रहे, चाहे फिर विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, तो कांग्रेस ने वहां पर ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। और निश्चित तौर पर जब अब विजयपुर में चुनाव होना है तो वहां पर कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ, ये नारे के साथ, स्लोगन के साथ वहां पर कांग्रेस जो है वो रामनिवास रावत के खिलाफ कैंपेन कर रही है। वहां पे कांग्रेस ये कह रही है कि जिनको आपने 6 बार कांग्रेस की सीट पर टिकट पर चुनाव जिताया और विजयपुर की जिम्मेदारी सौंपी, अब वही इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पर जनता कितना भरोसा करेगी। इस तरीके के तमाम सारे जो कैंपेन्स है वो चलाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो भी चल रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच ये तो तय है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे, क्योंकि अब उपचुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 1 महीने का लगभग जो है समय दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा और सीधा मुकाबला दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर रहने वाला है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये दोनों ही सीट दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल भी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने, आप देखिए मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, विजयपुर सीटें और साथ ही साथ एक बुधनी सीट है, जहां पर 2 सीटों को लेकर उपचुनाव की जंग अब तेज हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर का रुख है भोपाल से, जहां आज भी बिजली कटौती जारी रहेगी। जहां राजधानी में 35 से ज्यादा इलाकों में 1 से 6 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद रहने वाली है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भोपाल में आज भी बिजली कटौती जारी रहेगी। राजधानी में 35 से ज्यादा इलाकों में 1 से 6 घंटों तक बिजली सप्लाई ठप रहने वाली है। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद रहेगी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बिजली कटौती का संदेश, जहां राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रहने वाली है। 35 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर तकरीबन 1 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने वाली है। बिजली सप्लाई ठप रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद रहने वाली है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि बिजली के चलते बहुत सारे काम होते हैं। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गया। वासु, 35 से ज्यादा इलाके प्रभावित रहने वाले हैं, बिजली गुल रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली कटौती का सिलसिला है वो जारी है। आज भी करीब 35 से 40 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली 1 से 6 घंटे तक गायब रहने वाली है और बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि इनमें कमर्शियल जोन्स भी हैं, रेसिडेंशियल जोन्स भी हैं। और जब लंबे समय के लिए बिजली कटौती होती है तो जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगते हैं, चाहे फिर आपके जो ऑफिस के काम हो या पर्सनल जो वर्क्स होते हैं या जो घरेलू कामकाज होते हैं, उनमें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि आज वर्किंग डे भी है, किसी तरीके का कोई हॉलीडे नहीं है, तो इसलिए भी जो लोगों की परेशानियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि बिजली विभाग का ये कहना है कि मेंटेनेंस के चलते ये कटौती जो है वो जरूरी है, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा फॉल्ट ना हो, बड़ी दिक्कत ना हो और जो बिजली सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल सके। बहरहाल लोगों को ये हिदायत जरूर दी गई है कि आप अपने जरूरी कामकाज जो है वो समय पर निपटा लें और पावर बैकअप के जो इंतजाम हो सकते हैं वो करके रखें। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि काफी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हालांकि 6 घंटे तक तकरीबन बिजली की सप्लाई नहीं होगी और इसके चलते कामकाज भी प्रभावित होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साई कैबिनेट की। आज हम बैठक होने वाली है, जहां सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। नया रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर मुहर लगने की संभावना है। धान खरीदी की तारीख पर बड़ा फैसला हो सकता है। राज्योत्सव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। आगामी निकाय चुनावों पर फैसला होने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां साई कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। नया रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर मुहर लगने की संभावना बनी हुई है। सीधे करेंगे संभावना, तनु जुड़ गई हैं। तनु, साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, क्या क्या वो मुद्दे हो सकते हैं, संभावित वो मुद्दे जिसको लेकर चर्चा होने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साई की अध्यक्षता में आज साई कैबिनेट की बैठक होगी और करीब 11 बजे से नया रायपुर के मंत्रालय में ये बैठक जो है वो आयोजित होनी है। और इस बैठक में कई एजेंडे हैं जिस पर जो है चर्चा हो सकती है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज के इस बैठक में धान खरीदी की तारीख जो है वो तय की जा सकती है। और माना जा रहा है कि प्रदेश में 15 नवंबर से साय सरकार जो है धान खरीदी जो है वो शुरू कर सकती है। ऐसे में आज तारीख जो है आज की इस बैठक में तय की जाएगी। इसके अलावा नए उद्योग नीति पर जो है वो चर्चा होनी है और धान खरीदी से पहले साय सरकार कर्ज लेने वाली है। ऐसे में इस पर भी चर्चा जो है वो संभावित मानी जा रही है। और इसके अलावा राज्योत्सव के तारीखों पर भी जो है आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखा जाता था कि 1 नवंबर से राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर से राज्योत्सव का जो है आयोजन होता था, लेकिन इस बार दीपावली पर्व के चलते 4 नवंबर से राज्योत्सव का आयोजन जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में इस पर भी चर्चा जो है वो संभावित है। और इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय चुनाव पर भी जो है वो चर्चा की जा सकती है और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी आज की इस बैठक में फैसला हो सकता है। तमाम रणनीति, तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। फिलहाल एजेंडे जो है वो सामने नहीं आए, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि ये कुछ मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आज साय सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला ले सकती है और कई अहम प्रस्तावों पर आज की भी इस बैठक में जो है मुहर लग सकती है। जी
बिल्कुल शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और इस तरीके से कई सारे ये मुद्दे हैं जिनको लेकर सजा होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर पुलिस ने 2 महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिलाएं बड़े बंगलों में साफ सफाई के बहाने चोरी करती थीं और फिर मौके से फरार हो जाती थीं। स्कीम नंबर 74 में व्यापारी के बंगले की पहले रैकी की गई, फिर मजबूरी बताकर साफ सफाई का काम लिया गया और कुछ दिनों में बंगले से लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गई। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिलाएं राजस्थान की रहने वाली हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। हरदा के टिमरनी में साड़ी की दुकान में आग लगने से हाहाकार मच गया। टिमरनी शासकीय अस्पताल के सामने साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बंद दुकान से धुआं उठते देख मौजूदा लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक लाखों का नुकसान हो चुका था, सामान जलकर खाक हो चुका था, जब आग को बुझाया गया उसके पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। साड़ी की दुकान है जहां पर आग लगी है। हरदा के टिमरनी का ये पूरा घटनाक्रम है और इसमें देखिए आप लाखों की साड़ियां जलकर खाक हो गई। हाहाकार मच गया। टिमरनी शासकीय अस्पताल के सामने ये साड़ी की दुकान बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बंद दुकान से धुआं उठता देख मौजूदा लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया उसके पहले ही यहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। खबर खंडवा से, जहां पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था और पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसके आधार पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक और आरोपियों के परिवार के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आत्महत्या एक युवक ने कर ली है। और जानकारी यह है कि आत्महत्या के लिए इसे उकसाया गया 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ दिन पहले ही रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला और इसके आधार पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू के आवेदन पर बचाव पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू के आवेदन पर बचाव पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। ईओडब्ल्यू ने कोल घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की अर्जी लगाई है। और इसी तरह कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के लिए याचिका लगाई गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इस पर आज सुनवाई होगी। बिलासपुर में सरकारी जमीन के अवैध रजिस्ट्री पर जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कुदूदंड की 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर दबंगों ने अवैध प्लॉटिंग कर ली थी। नजूल विभाग ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और इस जमीन को 54 टुकड़ों में अवैध रूप से बेच दिया गया था। तो अवैध रजिस्ट्री कराने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिलासपुर में सरकारी जमीन के अवैध रजिस्ट्री पर जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कुदूदंड की 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर दबंगों ने अवैध प्लॉटिंग कर ली थी। नजूल विभाग ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और उस जमीन को 54 टुकड़ों में अवैध रूप से बेच दिया गया था। बिलासपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मारपीट के आरोपी नवीन निर्मलकर को जांजगीर उप जेल भेज दिया गया। जेल में दुर्गा विसर्जन के दौरान बंदी नवीन निर्मलकर और आयुष यादव के बीच मारपीट हुई थी। वारदात के बाद जेल में हड़कंप मच गया था। नवीन के परिजनों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। जेल में वर्चस्व की लड़ाई के चलते पहले भी विवाद हो चुका है।
पेंड्रा में जंगलों को काटकर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हो रहा है। मरवाही के सेखवा और दानी कुंडी में बड़े स्तर पर जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों को काटकर यहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दानी कुंडी में बड़े बड़े व्यवसायियों ने बड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। तो पेंड्रा में जंगलों को काटकर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हो रहा है। मरवाही की सेखवा और दानी कुंडी में बड़े स्तर पर जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों को काटकर यहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि दानी कुंडी में बड़े बड़े व्यवसायियों ने बड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। और अब बात इंदौर की करेंगे, जहां पर पुलिस ने नशेड़ी बदमाशों का जुलूस निकाला। दरअसल व्यापारी की तरफ से नशा करने के लिए पैसा नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में आग लगा दी थी, जिसमें 3 दुकान जलकर खाक हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है। और ये देखिए, पुलिस ने नशेड़ी बदमाशों का जुलूस निकाला है। दरअसल आम जनता के को खौफ में रखने के लिए जो नशेड़ी हैं, ये अलग अलग तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जुलूस पुलिस ने इसलिए निकाला ताकि लोगों के मन में इनके प्रति जो डर भरा हुआ है वो खत्म हो। और इनका पूरे रास्ते में गलियों में जुलूस निकालते हुए पुलिस लेकर गई है। नशेड़ी बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जुलूस निकाला गया। इंदौर में स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया। लोगों ने स्ट्रीट डॉग को तेंदुआ पकड़ने के तरीके से जाल बिछाकर पकड़ा, उसे बोरे में बंद कर बाईपास पर छोड़कर आ गए। डॉग लवर को जब इस मामले की जानकारी लगी तो थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। बड़ी जानकारी, इंदौर में स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। लोगों ने स्ट्रीट डॉग को पकड़ लिया, जाल बिछाकर बोरे में बंद किया और ले जाकर उसे बाईपास पर छोड़ दिया। जब एनिमल लवर्स को इस बात की जानकारी मिली तुरंत मौके पर पहुंचे, इसे मुक्त किया गया। हालांकि इसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि इसे बुरी तरीके से पीटा गया, अंदर करके इसको छोड़ दिया गया और अब स्ट्रीट डॉग को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। हालत बहुत गंभीर है। ग्वालियर में जमीन विवाद में फायरिंग हुई, 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर जमीन विवाद में फायरिंग की गई है। 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। सूचना प्राप्त हुई है, अभी 2 लोग घायल हैं, जिसमें एक मोहित सिकरवार है, दूसरा है मनोज सिकरवार। दोनों लोगों का इलाज कामाना सेंटर में चल रहा है। डॉक्टरों से बात करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जमीन संबंधी कोई विवाद है। संदीप भदौरिया एक वहीं का रहने वाला लाल घाटी का, उसके द्वारा जो है गोली मारना बताया गया। संवाददाता सुशील फोन लाइन पर जुड़ गया। सुशील, जमीन विवाद के चलते फायरिंग कर दी गई है, जिसमें गंभीर घायल भी हुए हैं लोग। बिल्कुल, देखिए, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के लाल घाटी इलाके में अरविंद सिकरवार और रेशु भदौरिया नाम के 2 अलग अलग लोगों के बीच कुछ विवाद था और पुलिस के मुताबिक संभवतः ये जमीन का विवाद था और इसी को लेकर कल शाम दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में दोनों पक्षों से अगर देखें तो मनोज, संदीप और मोहित नाम के 3 युवक घायल हुए हैं, जिनमें 2 को गंभीर चोटें हैं और तीसरा जो है सामान्य है। इन तीनों को जो है अस्पताल लाया गया था पुलिस के द्वारा और इसके बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, अस्पताल में जाकर घायलों के बयान लिए हैं और प्रारंभिक तौर पर जो है इसमें संभवतः पुलिस के द्वारा जमीन विवाद को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। साथ ही कुछ और रंगदारी को लेकर भी इसमें घटना सामने आई है। तो इसमें पुरानी छावनी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है और जो घायल है दोनों, उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखें तो जमीन का मामला जो है विवाद को लेकर ये सामने आया है। पुलिस इसमें और विवेचना के बाद अन्य और लोगों की इसमें जो है गिरफ्तारी कर रही है।
बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। और इस तरीके से पुलिस ने जमीन विवाद के चलते पूरा मामला दर्ज कर लिया है। दो पक्षों के बीच में फायरिंग हुई थी जिसमें एक युवक को गोली लगी है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विदिशा में एक मरा हुआ चूहा विवाद की वजह बन गया। इसे लेकर बीजेपी नेता ने पड़ोसियों के घर पर पत्थर बरसाए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। परिवार के लोगों ने गेट बंद करके अपनी जान बचाई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उदयनगर कॉलोनी निवासी देवेंद्र नरवरिया के घर पर मंगलवार को चूहा मर गया था और इस चूहे को वह दूर कहीं खेत में फेंक आए। इस बात पर मोहल्ले में रहने वाले ब्रजेश डांगे ने विवाद शुरू कर दिया। ब्रजेश डांगे के साथ कई लोगों ने आकर देवेंद्र नरवरिया के घर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव भी किया गया और इससे पहले ब्रजेश डांगे मरा हुआ चूहा वापस उठाकर लाया और देवेंद्र के घर पर फेंक दिया। देवेंद्र का आरोप है कि उसके घर पर एक भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य भी हमला करने आए थे। चूहे को वहां से उठा के लेके आता है, जिसकी वीडियो मेरे पास है। उस चूहे को अपने गेट पे रखता है और मैं फिर अपनी गाड़ी धोने लगता हूँ, कार, और वो जो है पूरे मतलब जो है सब लोगों को फोन लगाता है। इसमें जो लोग वीडियो में आए हुए लोग हैं, इसमें उनके जो विदिशा भाजपा के जिला पंचायत सदस्य धनराज दांगी जी हैं और उसका भतीजा है उसका, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका बेटा जो है मयंक भी है। ये लोग जो है सब लोगों ने लठ से, डंडों से और जो है पत्थरों से हमला किया घर पे और माँ बहन की गालियां देने लगे। बोलते हैं कि आप जहां से आए हो, भिंड से आए हो, तुमको भिंड ही पहुंचा देंगे। और संवाददाता दिनेश जुड़ गया। दिनेश, ये पूरा विवाद क्या है? चूहे को लेकर विवाद कैसे हो गया? बिल्कुल इन्हों मैं आपको बता दूं, ये अजीब गरीब बात क्या है कि एक महज एक मरा हुआ चूहा फेंकने के बाद ये विवाद हो गया है। ये युवक है यहाँ पर बताया जा रहा है देवेंद्र, इन्होंने ये चूहा फेंका हुआ था और एक खेत के बाउंड्री के पास यहाँ पर चूहा फेंका हुआ था। बाजू में एक व्यक्ति हैं जो ब्रजेश ने बताया, उनका मकान यहाँ पर लगा हुआ था। उनको इस बात नागावजह गुजरी कि यहाँ पर उनको मरा हुआ चूहा उनके घर के पीछे यहाँ पर खेत के पास फेंक दिया है। पहले तो ये चूहे को लेकर यहाँ पर चिकचिक हुई, लेकिन चिकचिक इतनी बहस इतनी बड़ी कि जो सामने वाला जो आरोपी पक्ष है यहाँ पर उन्होंने अपने समर्थकों को बुला लिया और यहाँ पर जमकर यहाँ पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए हैं। पीड़ित परिवार में भी कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल रहा देखने को मिला। इस दौरान बच्चे भी यहाँ पर रोते बिलखते दिखाई दिए कि जिस तरीके से उन पर यहाँ पर हमला किया गया। लेकिन छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद करना भी कहीं ना कहीं ये अपराध को दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों की ये मानसिकता हो गई है। ना कि छोटी सी बात तो उसको बात को खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट के आज जहां